गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 4 बोध पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कहानी है। इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि जीवन में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। व्यक्ति का जो व्यवहार है उसी के आधार पर उसका समाज में सम्मान होता है। सिर्फ पैसे से लोग उसकी इज्जत नहीं करते, उसके द्वारा किए हुए कार्यों से, उसके व्यवहार से लोग उसे पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो बेटा आज इस कहानी में यही हम पढ़ेंगे। देखो पढ़ते हैं। यहाँ पर बेटा 3 व्यक्ति हैं। एक है अध्यापक पंडित चंद्रधर, दूसरे यहाँ पर हैं एक थाने के हेड कांस्टेबल अतिबल सिंह यानी ठाकुर अतिबल सिंह, और तीसरे हैं मुंशी बैजनाथ जी जो एक जगह बही खाते लिखने का काम करता है। मुंशी का काम होता है हिसाब किताब करना। तो इन 3 व्यक्तियों की ये कहानी है और तीनों की अपने जीवन में किए हुए कार्यों के आधार पर उनके साथ जो जीवन में व्यवहार होता है, उनके जीवन में क्या भी एक जगह वो हरिद्वार कहीं घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर उनके साथ क्या क्या घटित होता है वो इस कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है। देखो बेटा, पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। नौकरी तो कर ली पर सदा पछताया करते थे कि वहाँ कहाँ आ फंसे। यदि कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं, वे भी इधर आए उधर गायब। न खाने का सुख न पहनने का सुख। यानी कि यहाँ पर जो पंडित चंद्रधर जी एक अध्यापक हैं, तो वो सोच रहे हैं कि मैंने तो वैसे ही नौकरी यानी कि अध्यापक की नौकरी कर ली, इसमें कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि थोड़े 15 रुपए मिलते हैं और वो एक तरफ से आते हैं दूसरी तरफ खर्च हो जाते हैं, अर्थात थोड़ा सा ही पैसा उन्हें मिलता है जिससे जो उसका जीवन है वो शानो शौकत से नहीं व्यतीत होता। इधर पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, वे थाने के हेड कांस्टेबल थे। यानी पंडित जी की कॉलोनी में 2 लोग और रहते थे। उनमें एक जो हेड कांस्टेबल यानी पुलिस में था वो अतिबल सिंह और दूसरे मुंशी बैजनाथ। वे तहसील में सिहानवीस नीचे मीनिंग है बेटा माल के दफ्तर की कच्ची बही या रजिस्ट्री लिखने वाला, यानी कि बही खाता यानी हिसाब किताब लिखने वाला। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कोई अधिक न था। यानी कि वैसे तो ये जो पुलिस में लगा हुआ हेड कांस्टेबल और ये जो मुंशी जी हैं, इनका पंडित जी से कुछ ज्यादा मतलब कमाई नहीं होती थी, यानी सैलरी नहीं थी, लेकिन ये सब लोग क्या करते थे, धोखेधड़ी से पैसा कमाते थे। तो दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कोई अधिक न था, तब भी उनकी जिंदगी चैन की और सुख में थी, यानी कि बड़े ऐशो आराम से वो रहते थे। संध्या को वे कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। घर में कुर्सियाँ, मेज, गलीचे आदि थे। सारे मोहल्ले में उनका रोब था। इन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते थे, यानी आसपास जो बानिए वगैरह थे, जो दुकानें खोले बैठे थे, वो उसको सलाम करते थे। क्योंकि क्या होता है बेटा, जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है उसी के सामने लोग झुकते हैं। तो उनकी वहाँ पर उनका बड़ा रोब था। 4 पैसे की चीज एक में लाते, लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता, यानी कि लोग उन्हें सस्ते में चीजें भी दे देते थे। अब इधर पंडित जी उनके ठाठ बाट देखकर कूदते, यानी कि दुखी होते और अपने भाग्य को कोसते मतलब अपने आप को बुरा भला कहते कि मेरे भाग्य में तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ। दोनों पंडित जी के घर कभी आटा, कभी दूध और कभी सब्जी भेज देते। पंडित जी को दोनों के लड़कों को पढ़ाना पड़ता। कभी कभी वे पंडित जी से कुछ कह भी देते, पर पंडित जी मन मारकर रह जाते। उन्हीं के कारण कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते थे। बेचारे अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते। यानी कि बेटा यहीं पास में ही पंडित जी रहते थे, तो क्या होता था कि गरीब उनका जो जीवन था बड़ा गरीबी में व्यतीत हो रहा था, तो इसलिए वो उन दोनों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। तो इसके बदले में वो कभी आटा, कभी दूध और कभी सब्जी भेज देते थे और उसे कभी कभी डांट भी पिला देते कि कह देते कि भाई हमारे बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाते, इनके कम मार्क्स आए हैं, ऐसी बातें वो कर देते। तो ये जली कटी बातें भी इसको पंडित चंद्रधर यानी अध्यापक को सुननी पड़ती, लेकिन चंद्रधर इस अपमान के इस जहर को अमृत
समझकर पी जाते, क्योंकि उन्हीं के कारण कभी उन्हें दूध दही मिल जाया करता था। इन स्थितियों से निकलने के लिए पंडित जी ने प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामदीद की, पर कुछ न हुआ। अंत में हार कर बैठ गए, यानी कि अपनी प्रमोशन करवाने के लिए उन्होंने अफसरों की खुशामद भी की। इतना सब होने पर भी वे ठीक समय पर जाते, देर से घर आते, मन लगाकर पढ़ाते, यानी स्कूल में टाइम से जाते, मन लगाकर पढ़ाते, यानी कि जो भी काम करते ईमानदारी से करते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे, साल में कुछ इनाम देते और वेतन बढ़ाने का मन लगा, जब कभी अवसर आता उनका विशेष ध्यान रखते थे, यानी कि उन्हें कुछ इनाम भी दे देते, कभी वेतन, यानी जो साल में वेतन बढ़ाया जाता है उस पर भी कुछ ध्यान देते। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे, यानी कि स्कूल के जो विद्यार्थी थे वो भी पंडित चंद्रधर को पसंद करते थे और उस पर जान छिड़कते थे, अर्थात उनका कहा मानते थे अच्छे से। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे, यानी कि इसके जो विद्यार्थी थे, जो बच्चे थे कक्षा के, वो कभी उनके घर पानी आकर भर देते थे, कभी उनकी बकरी के लिए पत्तियां ले आते थे खाने के लिए। तो इन सब बातों से ही पंडित कुछ खुश भी थे। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की सलाह की कि चलो घूमने चलते हैं, अयोध्या घूमने चलते हैं। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा। पंडित जी ने मना किया। जब उन लोगों ने खर्च देना स्वीकार किया तो पंडित जी इनकार न कर सके, यानी कि इन दोनों ने, बैजनाथ जी ने और ठाकुर अतिबल सिंह ने, बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया, यानी अयोध्या जाने का प्रोग्राम बनाया। तो पंडित यानी अध्यापक को भी साथ चलने के लिए कहा, तो इस अध्यापक ने, यानी पंडित चंद्रधर ने मना कर दिया, क्योंकि इनके पास पैसा तो था नहीं। लेकिन जब उन्होंने पैसा इनका खर्चा देने के लिए हाँ भरी तो पंडित चंद्रधर जाने के लिए तैयार हो गए। बिल्लोर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी, यानी कि ये बिल्लोर में रहते थे, यहाँ से पता चलता है कि बिल्लोर में रहते थे ये। बिल्लोर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी। ये लोग खा पीकर स्टेशन पर जा बैठे। जिस समय गाड़ी आई चारों ओर भगदड़ सी मच गई, यानी कि भागदौड़ मच गई। हजारों यात्री जा रहे थे। इस उतावली मतलब जल्दी में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे। वे एक डिब्बे में बैठे। इस पेज पर बेटा यही है। यानी कि बेटा इस पाठ को पढ़ने से पहले आपने इसके शब्दार्थ अच्छे से पढ़ने हैं, याद करने हैं, और इस पेज को अगर एक बार पढ़ने से समझ न आए तो इसको बार बार पढ़ना है। वैसे बेटा इतना इजी है कि एक बार पढ़ने से समझ आ जाएगा, साथ ही मैं आपको समझा भी रही हूँ। अब बेटा नेक्स्ट पेज। अब बेटा नेक्स्ट में क्या है कि जो डिब्बे में मुंशी जी और ये जो हमारे कौन थे, पंडित जी चढ़ गए। जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे, यानी ठाकुर साहब और ये पंडित चंद्रधर जी एक में जो बैठे थे। तो वो जिसमें बैठना चाहते थे वहाँ केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब ने डांट कर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा। मुसाफिर मतलब यात्री। बोला यह थाना नहीं है। कहा तो वह बोला, यानी कि क्या होता है, जो थानेदार साहब होते हैं वो तो एक तरह से दादागिरी टाइप में, यानी कि डांट करके बात करते हैं। तो उन्होंने भी ऐसे ही रवैया यहाँ अपनाया और वहाँ बैठे एक यात्री को उठने के लिए कहा। तो वह बोला यह थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर तुम कौन हो जी, संभाल कर बात कीजिए। यानी कि वो जो यात्री था वो इस थानेदार साहब को, यानी इस ठाकुर को, ये है ठाकुर साहब है, यही तो थानेदार थे ना, तो उनको कहते हैं कि जरा जबान संभाल के बात कीजिए, ये आपका थाना नहीं है। ठाकुर कहते हैं तुम कौन हो जी, यानी कि ठाकुर जब ठाकुर को ये व्यक्ति मुसाफिर कहता है कि यहाँ जबान संभाल के बात कीजिए, तो ठाकुर जी उससे पूछते हैं तुम कौन हो। मुसाफिर कहता है हम वही हैं जिन पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था और जिनसे आप 25 रुपए लेकर टले थे, यानी कि आपने कहा था कि हम जासूस हैं और हमसे 25 रुपए आपने ऐंठे थे, यानी कि घुस ली थी, तब आपने छोड़ा था। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे दरोगा साहब। दरोगा बेटा किसको कहते हैं, पुलिस में जो थानेदार साहब होते हैं ना उनको दरोगा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ठाकुर साहब थे वो दरोगा ही थे। आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते, यह थाना थोड़े ही है कि आपके राज्य में फर्क पड़ जाएगा। यानी कि आज जो दूसरा मुसाफिर लेटा हुआ था ना
वो बोला कि थानेदार साहब, दरोगा साहब, आप ही नीचे बैठ जाओ, कौन सा आपका थाना है यहाँ पर कि आपकी जो इज्जत कम हो जाएगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी, ठाकुर साहब ने कहा। यानी कि जब दूसरे व्यक्ति ने ऐसा कहा तो ठाकुर साहब ने कहा कि मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इस तरह से बोल रहे हो। दूसरा मुसाफिर बोला, आपने मेरी सूरत भले न देखी होगी पर आपके डंडे ने देखी है। इस गांव के मेले में आपने मुझे बिना बात डंडे लगाए थे। यानी कि जब दरोगा साहब की मेले में ड्यूटी लगी हुई थी तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई होगी या जो भी है मेले में, तो उन्होंने इस व्यक्ति को डंडे से मारा था। तो ये कहता है दूसरा मुसाफिर कि आपने मेरे चेहरा या मेरी सूरत नहीं देखी, लेकिन आपके डंडे ने देखी है, आपने बिना वजह गांव के मेले में मेरी पिटाई कर दी थी। यह कहकर उसने भी और भी पांव फैला दिए, यानी कि उसने ठाकुर साहब को बैठने के लिए जगह नहीं दी और अपने पैर फैला लिए। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट न हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डिब्बे में बैठाया। इधर दोनों ने उनका सामान उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से कहने दौड़े थे कि इंजन ने सीटी दी, क्या करते जाकर गाड़ी में बैठ गए। यानी कि अगला स्टेशन आया तो पंडित साहब ठाकुर साहब ने अलग डिब्बे में बैठने के बारे में सोचा, तो अपने बच्चों को लेकर, सामान को लेकर वो नीचे उतरने लगा। तो यहाँ पर वो सामान और बच्चों को उतार चुका था, तो उतार रहा था, तो जो बाकी सामान बचा हुआ था वो इन दोनों मुसाफिरों ने, दोनों यात्रियों ने उसका सामान बाहर फेंक दिया। और साथ ही जब पंडित नहीं, वो ठाकुर साहब नीचे गाड़ी से उतरने लगे तो इसको धक्का भी दे दिया। तो जब ये गार्ड को कहने के लिए दौड़े, यानी उन्हें डांट लाने के लिए गार्ड को कहने के लिए दौड़े ये ठाकुर साहब, तब तक इसकी जो है रेल की सीटी बजने लगी, यानी कि वो चलने के लिए तैयार हो गई। तो वो कहीं रेल ना निकल जाए यह सोच करके वो अपना सामान लेकर के दूसरे डिब्बे में बैठ गई। उधर मुंशी बैजनाथ के पास पैर फैलाने तक की जगह न थी, यानी कि दूसरे डिब्बे में जहाँ पर भी मुंशी बैजनाथ बैठे थे वहाँ भी भीड़ थी। उनकी तबीयत खराब हो गई, एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ पड़ने लगी। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह सहन किया, आगे चलकर मजबूर हो गए। ज्वर मतलब बुखार, पेट में दर्द, नसों के तनाव के और दस्त, तनाव क्या मतलब उल्टी और दस्त एक, यानी कि एक तरह से यहाँ पर बताया गया है कि ठाकुर साहब की भी वो दो यात्री बेइज्जती करते हैं। उधर मुंशी बैजनाथ भी जी भीड़ में बैठे हुए थे और उनको उल्टी दस्त होने लग गया था, वो भी बीमार हो गए थे। लखनऊ तक का रास्ता उन्होंने किसी तरह से पार किया। अब नेक्स्ट पेज बेटा। अब यहाँ बेटा मुंशी जी भी लखनऊ तक किसी तरह दुखी सुखी होकर के उन्होंने डिब्बे में बैठे रहे, लेकिन लखनऊ वो उतर गई, स्टेशन पर उतर गए, प्लेटफॉर्म पर लेट गए, यानी कि उनको उल्टी दस्त हो रखा था, जी घबरा रहा था उनका, वो प्लेटफॉर्म पर ही लेट गए। पत्नी भी घबराई, बच्चों को लेकर उतर पड़ी। सामान उतारा परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गए। ट्रंक मतलब एक तरह का बक्सा जिसको लॉक लगाया जाता है, जो सबके घरों में होता है। गाड़ी चल दी। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वे भी उतर पड़े, यानी कि जो थानेदार साहब थे वो भी नीचे उतर गए अपने दोस्त को ऐसा देखकर। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझे हैजा हो गया, यानी उल्टी दस्त होते हुए देखा तो सोचा ये गर्मी के कारण हैजा हो गया है। हुक्म दिया, रोगी को अभी बाहर ले जाओ। मजबूर होकर सब लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। उनकी पत्नी रोने लगी, यानी कि जो मुंशी की पत्नी थी वो रोने लगी, घबराने लगी। हकीम डॉक्टर को तलाश हुई, पता लगा पास ही एक छोटा सा अस्पताल है। उन लोगों की जान में जान आई। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्लोर के रहने वाले हैं। ढाढ़स बंधा, यानी कि एक तरह से हिम्मत बंधी कि जो डॉक्टर है वो भी जान पहचान वाला मिलेगा। दरोगा जी मुंशी जी को लेकर अस्पताल दौड़े, यानी कि जो थानेदार साहब है वो मुंशी को लेकर के अस्पताल चले गए। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल, कंपाउंडर था। वैसे तो वो चोखेलाल कंपाउंडर था, यानी कि थोड़ी बहुत जानता था डॉक्टरी तो, लेकिन वो अपने आप को लोग वहाँ के आसपास के लोग आदर से सम्मान से उसे डॉक्टर कहते थे। लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। उन्हें देखकर बैजनाथ धीरे से बोले, अरे ये तो बिल्लोर के ही हैं। यानी कि बैजनाथ यानी मुंशी जी ने पहचान लिया उनको कि ये तो बिल्लोर के ही हैं। भला सा नाम है, यानी कि कोई नाम अच्छा सा नाम है इसका।
यानी किसका? चोखेलाल का, यानी डॉक्टर के बारे में कह रहे हैं। तहसील में आया जाया करते हैं, क्यों महाशय मुझे पहचानते हो? यानी मुंशी जी कहते हैं कि मैं तहसील में लगा हूँ, तुम तहसील में आते हो, मुझे पहचानते हो? इस पर चोखेलाल कहता है, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ, इन लगान में एक तरह का भूमि पर लगाया जाने वाला टैक्स कर होता है बेटा, लगान भरने जाता हूँ तो आप डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं, यानी कि आप वहाँ भी घूसखोरी करते, यानी कि पैसे ऐंठते हो। न दूं तो शाम तक खड़े रहना पड़े। अब मेरी फीस के 10 रुपए निकालिए और दवा लेकर चलते बनिए। यहाँ पर चोखेलाल कहता है कि मुझे पता है कि आप तहसील में लगे हुए हो, जब मैं लगान भरने के लिए जाता हूँ तो आप मुझसे पैसे ऐंठते हो। अब आपकी दवाई के 10 रुपए हुए, 10 रुपए दीजिए और चलिए। दरोगा जी कहते हैं, 10 रुपए यानी कि बहुत ज्यादा है तो। अब दरोगा जी वही कहते हैं कि 10 रुपए तो बहुत ज्यादा है। चोखेलाल जी, हाँ, और यहाँ ठहरना चाहें तो 10 रुपए रोज, यानी कि अगर आप यहाँ पर अगर रुकना चाहते हैं तो 10 रुपए प्रतिदिन के लगेंगे। दरोगा जी ने बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे, यानी कि थानेदार ने उस मुंशी की पत्नी से पैसे मांगे। जब पत्नी से उसने पैसे मांगे तो उसको ट्रंक यानी बक्सा याद आया जो उसका गाड़ी में छूट गया था। तब उन्हें बक्से की याद आई, वह तो गाड़ी में ही छूट गया। छाती पीट ली। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे, यानी कि जो उसकी मुंशी की पत्नी थी वो छाती पीटने लगी। इधर दरोगा जी के पास यानी थानेदार के साहब के पास भी पैसे कम थे। किसी तरह 10 रुपए निकालकर चोखेलाल को दिए, यानी डॉक्टर को दिए। उन्होंने दवा दी, दिन भर कुछ फायदा न हुआ। रात को दशा संभली, यानी कि शाम तक वो ठीक हुए। दूसरे दिन फिर दवा के लिए मुंशियाइन का एक गहना बाजार में बेचा गया, यानी कि दूसरे दिन दवाई लाने के लिए जो मुंशी की पत्नी थी ना मुंशियाइन, उनके लिए उनका एक गहना बेच करके मुंशी की दवाई लाई गई। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी, तब रात को गाड़ी में बैठे, यानी कि अयोध्या जाने के लिए वो दूसरी गाड़ी में बैठे। अब बेटा नेक्स्ट पेज। यहाँ बेटा अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह न मिली। क्या हुआ कि जैसे तैसे दुखी सुखी होकर के वे अयोध्या तो पहुंच गए, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी तो कहीं रहने की उन्हें जगह नहीं मिली। तो एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए गए, यहीं जमीन पर ऐसे ही खुले में बिस्तर लगा लिए। इतने में बूंदे गिरने लगी, बिजली चमकने लगी और जो बारिशों की बूंदे गिरने लगी तो बच्चे रोने लगे। सब परेशान थे कि कहाँ जाएं। अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए हुए आता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी ने पास जाकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी? यानी कि अध्यापक, पंडित जी कौन थे? अध्यापक। वो उस व्यक्ति से, लालटेन जो व्यक्ति लेके आया था, उससे पूछ रहे थे कि यहाँ कहीं रहने के लिए जगह मिलेगी। तो उसने पंडित जी को ध्यान से देखा, झुककर पैर छूते हुए बोला, गुरुजी, आपने पहचाना नहीं, मैं कृपा शंकर, आपका पुराना शिष्य। यानी कि वो कोई पुराना शिष्य जो 8-9 साल पहले अध्यापक से यानी गुरु पंडित जी से पढ़ा हुआ था, वो था, और कृपा शंकर उसका नाम था। और वो कहता है कि गुरुजी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका पुराना शिष्य। पंडित जी की स्मृति जागी, बोले, स्मृति जागी मतलब कुछ याद आया, बोले, ओहो, तुम कृपा शंकर हो। तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होगे, यानी कि जो 8-9 साल पहले देखा था तुम इतने रहे होगे। कृपा शंकर, जी हाँ, 9वां साल था, यानी हाँ 9 साल हो गए हैं। मैंने वहां से आकर इंटर पास किया, यानी 10वीं पास की। अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से है ना, सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। ठहरने की जगह की चिंता न कीजिए, घर चलिए। यानी कि उनको बड़ी ही इज्जत देते हैं, सम्मान करते हैं और कहते हैं कि ठहरने की यहाँ कोई टेंशन नहीं है, कि मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, मेरा बहुत बड़ा घर है और मैं यहाँ सरकारी नौकरी पर हूँ। पंडित जी, नहीं, मेरे साथ दरोगा जी और शिहायन नवीस साहब और उनके बाल बच्चे भी हैं, यानी कि शिहायन नवीस वे हैं जो बही खाते का काम करते हैं, तो इसलिए उनको यही नाम से पुकारते हैं। तो कहते हैं कि मेरे साथ 2 और व्यक्ति हैं, दरोगा जी और वो मुंशी जी। अब उनके भी बाल बच्चे भी हैं, यानी कि हम बहुत ज्यादा व्यक्ति हैं। तो कृपा शंकर कहता है, गुरुजी, आपको सबको साथ ले चलिए, मेरा बड़ा खाली मकान पड़ा है, आराम से 2-4 दिन ठहरिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का कुछ अवसर मिला। यानी कि वो बड़ा सौभाग्य मानता है कि उसके गुरु के घर आए। कृपा शंकर ने कई कुली बुलाए, सामान उठवाया
और सबको अपने मकान पर ले गया। यानी कि कृपाशंकर ने ही खुद कुली बुलाए और उस सामान को लेकर के अपने मकान के पास चला गया, मकान में ले चला गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने झटपट चारपाई बिछा दी, घर में पूरियां पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था, यानी कि इसकी खूब सेवा की, हाथ बांधे उनके सामने तैयार रहता था हमेशा। उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर दिया, यानी कि सबने उसको खुश कर दिया। सब लोग खा पी कर सोए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद न आई। यानी पंडित चंद्रधर कौन? गुरु, यानी जो अध्यापक का कार्य करते थे, अध्यापक थे, तो उनको नींद नहीं आई। वो मन में क्या सोचने लगे, पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा, उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या रहे, किसी बात का कष्ट न हुआ। कृपाशंकर ने स्वयं उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन कराए, यानी कि हर जगह के दर्शन कृपाशंकर ने ही करवाए। ठीक है, यानी कि एक तरह से उसकी बड़ी ही आव भगत हुई इन सब की। किस लिए? क्योंकि वो इस पंडित का शिष्य था। तीसरे दिन चलने लगे तो वह स्टेशन तक पहुंचाने भी आया। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल मतलब एक तरह से आंसू भरे, यानी आंखों में पानी आ गया। नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और कहा, इस सेवक को याद करते रहिएगा। यानी कि वो अपने गुरु का बड़ा ही सम्मान करते थे। पंडित जी घर पहुंचे तो उसके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। यानी परिवर्तन क्या हुआ कि अब उन्होंने सोचना छोड़ दिया था कि ये जो थानेदार साहब है, ये मुंशी जी हैं, ये कितने अच्छे से रहते हैं और मेरी जो स्थिति बड़ी बुरी है। लेकिन इस कृपाशंकर के मिलने के बाद उनकी जो मनोदशा थी वो बदल गई थी, कि उसको लगने लगा था कि लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा यानी इच्छा या प्रयास कोशिश नहीं की। यानी कि उसने कभी जीवन में ये न सोचा कि मुझे कोई और नौकरी मिल जाए ताकि जिसमें बहुत सारा पैसा मिले, क्योंकि उसने देख लिया था कि वो दोनों ही मुंशी जी भी और वो कौन थे जी, थानेदार साहब, वो अच्छे काम नहीं करते थे, वो धोखाधड़ी से लोगों को लूटते थे और लोग उसका सम्मान नहीं करते थे। लेकिन जो गुरुजी थे यानी कि पंडित जी थे, इसका सब लोग सम्मान करते थे। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी को, अपने विभाग को ही उन्होंने अच्छा समझा और उन्होंने कहीं दूसरी नौकरी के लिए प्रयास नहीं किए। बेटा यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी का लेखक परिचय दिया गया है। क्या है? प्रेमचंद जी का जन्म बनारस शहर से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजैब राय था। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1 वर्ष अध्ययन का और फिर सरकारी विभाग में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्य किया। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी थी, जो मानसरोवर भाग 8 में संकलित है। यानी कि जो पुस्तक है उनकी जिसमें कहानियां लिखी हुई है, उस पुस्तक का नाम है मानसरोवर। में गोदान, निर्मला, गबन, करमभूमि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे बेटा। ठीक है, तो इनका जो स्वर्गवास हुआ वो 1936 में हुआ। बेटा पूरा पाठ चैप्टर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, इसको 1 बार 2 बार पढ़ें, समझ आ जाएगा। अभी मैं आपके इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझा रही हूँ। देखिए, हाँ बेटा, मौखिक क्वेश्चन है, ठाकुर अतिबल सिंह कौन थे? जैसे आपने पाठ पढ़ा था, अतिबल सिंह कौन थे? हेड कांस्टेबल थे, यानी थानेदार थे। अब दूसरा है, सारे मोहल्ले में किनका रोब था? किनका था? दोनों का ही था, ठाकुर अतिबल सिंह का और मुंशी बैजनाथ जी का, यानी कि हेड कांस्टेबल का और मुंशी का। मुंशी बैजनाथ क्या काम करते थे? ये वो बही खाते लिखने का काम करते थे। क्या करते थे? बही खाते लिखने का काम करते थे। अब बेटा नेक्स्ट है, पंडित चंद्रधर मुंशी जी और ठाकुर साहब के अपमान को क्यों सहन कर जाते थे? क्यों सहन कर जाते थे भाई? क्योंकि वो मुंशी चंद्रधर के और ठाकुर साहब के बच्चों को ये पढ़ाते थे पंडित जी, तो उनके बदले वो उन्हें दूध दही दे देते थे, तो दूध दही के दर्शन हो जाते थे उन्हें उनके कारण, इसलिए उनके अपमान को वो सहन कर जाते थे। यात्रियों ने दरोगा जी को जगह क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी क्योंकि वो उनका अपमान करते थे। अपमान क्यों किया था? एक बार तो जब उसमें अपमान इसलिए अपमान किया बेटा, क्योंकि जब ये एक यात्री वहां पर उनके उसमें जाता है, किसमें? थाने में जाता है, तो इसको उनकी डंडों से पिटाई करते हैं। दूसरा यात्री जो
क्या नाम है, उसमें मेले में जाता है, तो वहाँ भी ये दरोगा साहब उनकी पिटाई कर देते हैं, इसलिए यात्रियों ने उसको जगह नहीं दी थी। पंडित चंद्रधर किस लिए कूड़ते रहते थे, यानी कि वो कूड़ते यानी कि मन मन में दुखी रहते थे। इसलिए रहते थे बेटा क्योंकि जो उसके सामने रहने वाले जो मुंशी जी थी और जो थानेदार साहब थे, उनका वेतन इनसे कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी वो ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे, इसीलिए वो मन ही मन दुखी रहते थे। पंडित जी के विद्यार्थी उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे, यानी कि पंडित जी के जो विद्यार्थी थे क्या करते थे, कभी कभी उनके घर पानी भर जाते थे, उनकी बकरियों के लिए पत्ते ले आते थे, यानी पंडित जी के साथ उसको बड़ा अच्छा व्यवहार करते थे और उनकी इज्जत करते थे एक तरह से। यात्रा के समय मुंशी बैजनाथ के साथ कौन सी घटना घटी, आपने देखा होगा बेटा, लेसन को पढ़ा है तो कुछ समझ आया कि मुंशी बैजनाथ जी भीड़ में थे तो उनके जो है उल्टी दस्तूएं हो गए थे, उनका मन घबराने लग गया था, पेट में दर्द होने लग गया था और यानी कि वो उनकी दशा बड़ी ही बुरी हो गई थी और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा और डॉक्टर ने भी उसको पहचाना और उस पर एक तरह से फटकार लगाई और उनसे अच्छे खासे पैसे वसूले। ठीक है बेटा, वही सब है इसमें। पंडित चंद्रधर के स्वभाव में कैसे परिवर्तन आया, यानी कि जब कृपा शंकर के कारण उसका मान सम्मान बढ़ा तो पंडित चंद्रधर के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। किसने किससे कहा और क्यों कहा, बताओ बेटा क्या है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी। ये किसने किसको कहा, ये ठाकुर साहब ने उस लेटे हुए यात्री को कहा जो मुंह ढक के लेटा हुआ था। जी हाँ, खूब पहचानता हूँ, ये चोखेलाल। उस डॉक्टर ने कहा किसको, मुंशी जी को, कि जब मैं अपना लगान भरने के लिए जाता हूँ तो आप मुझसे अच्छे खासे पैसे वसूलते हो, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। अगला है, इस सेवक को याद करते रहिएगा। ये किसने कहा था, कृपा शंकर ने अपने गुरु को कहा था। गुरु कौन है, पंडित चंद्रधर जी, यानी कि कृपा शंकर ने अपने गुरु पंडित चंद्रधर को दिए कहा था, यानी अपने गुरु को कहा था। ठीक है बेटा, आपने सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिखने व याद करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ। ठीक है बेटा, ओके।